यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि IM अगर मैं कॉमन ले लूं, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारी आ जाती है ऐसे। अगर यहाँ पे मैं IM को कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूँ VM स्क्वायर इज इक्वल टू IM स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, और यहाँ से मैं लिख दूंगा VM बाय IM दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म आ रही है इसको मैं बोलता हूं इम्पीडेंस। ये जो टर्म है Z, इसको ये VM बाई IM, ये भी एक रेजिस्टेंस वाली क्वांटिटी आएगी, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस विच इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में पूरा कर लिया था। सही है? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर मैं नोटिस करूं, है ना, अगर मैं नोटिस करूं तो ये IM के अलोंग ही है जो VRM है ना, ये जो ये पूरा ट्रायंगल सा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल नोटिस करो, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ तक तो अपन ने लास्ट क्लास में लिख ही लिया था, तो अपन फिर से उस पे आते हैं स्क्रीन। देखो यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पूरा का पूरा लिख लिया था। सही है? तो ये जो इम्पीडेंस का रिलेशन आया है Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यहाँ से अपन, है ना, यही सेम से अपन एक इम्पीडेंस ट्रायंगल करके एक चीज लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से मैं सेम रिलेशन लिख रहा हूँ। पहले यहाँ पे अपन लिख दें, एक दो क्वांटिटी और नाम देते हैं। इसको तो अपन ने इम्पीडेंस बोल दिया, इम्पीडेंस कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसको अपन इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सबके इक्विवेलेंट सारे के सारे जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं उनका कंबाइंड इसको अपन बोलते हैं। और 1/, अब कभी कभी क्या होता है एडमिटेंस पूछ लेगा तो एक टर्म अपन लिख लेते हैं। एडमिटेंस किसको बोलते हैं, लिख लो बस, एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस A इज 1/Z। इसी तरह से अपन ससेप्टेंस लिख सकते हैं। ससेप्टेंस होता है रिएक्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। सिर्फ पता होना चाहिए, कभी गलती से अगर अपने से पूछ लिया, कभी दे दिया, अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इसमें इसलिए लिख रहे हैं ससेप्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस 1/X। अगर कैपेसिटर का पूछ सकता है कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस कितना है, इंडक्टिव ससेप्टेंस कितना है, तो इनवर्स 1/XC हो जाएगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस, 1/XL हो जाएगा इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है, इसके आगे अपन लिखे, अब ये जो अपन ने ऊपर क्वांटिटी लिखी है इंपीडेंस की, यहां से अपन लिख सकते हैं, है ना, इसी इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं tan phi की वैल्यू। देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है, यही वाला जो सेम ट्रायंगल है, इसमें अपन ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से अपन tan phi की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, बताना मेरे को, tan phi लिख सकते हैं क्या यहाँ से? इस ट्रायंगल से क्या मैं tan phi लिख सकता हूँ? यहाँ पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वगैरह सब दिख रहा है क्या? यस सर। क्या होगी Yes. tan phi की वैल्यू? tan phi की वैल्यू क्या आएगी? क्या होता है tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सर IM अपॉन आई नहीं है, पहली बात ध्यान दो, ये 20। कौन कौन से हैं, ये जो तीन है, तीन साइड है, कौन सी है? पहली वाली IM है क्या? वो VRM है या IM है? सर VRM। VRM है ना, VRM VRM है। तीनों वोल्टेज की साइड है, सेम अलग अलग साइड नहीं ले सकते, आई को V के साथ नहीं कर सकते है ना, तीनों वोल्टेज की साइड है। यस तो सर। कौन कौन सी परपेंडिकुलर कितना है इसमें? VCM परपेंडिकुलर है VRM। अब देखो ध्यान दो, ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन, 90 डिग्री एंगल कौन सा है? tan phi में ये ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा एंगल है?
ये एंगल है 90 डिग्री, ध्यान दो। नहीं, Yes, Yes, sir. sir. वो दूसरा वाला ट्रायंगल नहीं है। तो tan phi की अगर मैं नोटिस, tan phi अगर मैं लिख रहा हूँ, है ना, tan phi अगर मैं लिख रहा हूँ, क्या वैल्यू लिखूंगा tan phi की, अब बताओ फिर से। Sir, VRM upon VCM minus VLM magnitude. फिर से कह रहा हूँ, tan phi के अंदर परपेंडिकुलर है, VRM नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, वो बेस वाली क्वांटिटी है। VCM minus VCM VCM minus माइनस VL. ऐसा ट्रायंगल है ना, ये देखो, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये ऐसा बना हुआ है। ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखो 90 डिग्री ये बन गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। अगर ये फाई है, tan phi लिखोगे, दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस, समझ रहे हो। Yes, sir. तो मेरा tan phi अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा VCM माइनस VLM अपॉन VRM, क्लियर है। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes. मैंने लिखा tan phi कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैंने लिखा tan phi इज इक्वल टू VCM माइनस VLM अपॉन R, VRM। अब मैं इसको लिख सकता हूं सिमिलरली वी कैन राइट दिस एज VCM की जगह IM इंटू XCM, या IM इंटू XC लिखा, VLM की जगह IM इंटू XL लिखा, VRM की जगह IM इंटू R लिखा। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाती है XC माइनस XL अपॉन R। ये अपन यहां से भी लिख सकते हैं। अब मैं इसका एक ट्रायंगल बनाऊं तो इसको बस एक नाम दे देते हैं, इसको अपन इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। एक नाम है सिर्फ, इसको अपन इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। इस रिलेशन को अपन यहां से याद भी रख सकते हैं कि अगर मैंने ये VR बनाया या ये R बनाया, तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ ये वैल्यू XC माइनस XL, और ये वैल्यू आ जाएगी Z। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी Z। दिस इज कॉल्ड impedance triangle where this is phi, this is called impedance triangle। कोई नया कंसेप्ट नहीं है इसमें ना, बस नाम है याद रखने के लिए, अच्छे से ध्यान रखने के लिए अपन ये ट्रायंगल ऐसे बना के याद रख सकते हैं इसको, है ना, कि ये रिलेशन यहाँ से होल्ड करेगा हमेशा। वोल्टेजेस में भी सेम रिलेशन रहता है। अगर मैं आर को यहाँ पे वी आर से रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्सी माइनस एक्सएल को वीसी माइनस वीएल से रिप्लेस कर सकता हूँ, और जेड को मैं वी एम से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस में भी सेम रिलेशन यहीं से मिलता है मेरे को। ये इंपीडेंस ट्रायंगल बन गया यहाँ पे मेरे पास। अब यहाँ पे ध्यान दो, है ना, अगर मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐसे रिप्लेस करा, अगर यहाँ पर, यहाँ से मेरे को पता भी लग रहा है, अगर यहाँ पर एक्सी एक्सएल से बड़ा है तो इसी तरह का ट्रायंगल बनेगा। अगर एक्सी छोटा आ जाता है, एक्सएल बड़ा आ जाता है, तो फाई ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना, फाई ऊपर चला जाएगा। ये फाई किसके बीच में एंगल है, ये करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल है। आर के अक्रॉस ही तो मेरा आई आता था। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं देखूं तो इसी तरह का तो आता था वोल्टेजेस के लिए, अगर बनाता तो यहाँ पे मेरा VRM बनता, यहाँ पे मेरा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनता VCM माइनस VLM, ये वेक्टर आया, VR वेक्टर है, ये VCM वेक्टर प्लस VC, इसको बोल दो, या फिर इसका मैग्नीट्यूड ही लिख लो, बस ये मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दो, वेक्टर से दिख ही रहा है। और ये जो आता है ये मेरा VM आता है, ये VM आता है ना, इस तरह का यही इक्विवेलेंट ट्रायंगल इसका वोल्टेजेस का भी बना सकते हैं। और मुझे मालूम है करंट यहाँ पे इसी तरह का आता है, VR के अलोंग ही आता है करंट भी मेरा, ये IM आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन चाहें तो इनके अंदर ये फाई किसके बीच में है ना, इसके अंदर अगर ऑब्वियसली अगर VCM बड़ा आएगा तो सही बनाया अपन ने, इसी तरह का आएगा वेक्टर वगैरह। तो इसमें देखो करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, फाई से लीड कर रहा है। तो whenever XC is greater than XL, phi will be greater than 0 मानेंगे, यहाँ पे phi is greater than 0। whenever यहाँ पे लिखो, whenever XC is greater than XL,
phi is ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस से नहीं देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है, मैं वोल्टेज से कंपेयर कर रहा हूं करंट का। फाई ग्रेटर देन जीरो मतलब करंट का फेज वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है। तो फाई इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है यहाँ पे, इसको अपन बोलेंगे प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट। दिस इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। जिस सर्किट के अंदर XC की वैल्यू XL से बड़ी आती है उसको अपन प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव बोलते हैं। अगर XL इज ग्रेटर देन XC then phi will be less than zero, this will be predominantly inductive। This is predominantly inductive, and whenever XC is equal to XL तो phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर है ना, phi की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। दिस विल बी रेजिस्ट या प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव, प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव। ठीक है, इसको कर लो नोट। देखो चलने दें। सर 2 मिनट। ये जो जितना भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज अ जनरल डिस्कशन है ना, इसके अंदर देखो सेम का सेम डिस्कशन हर एक में होल्ड करा सकते हो। एल को गायब करा दो, ठीक है, अगर सपोज मैं इंडक्टर को गायब कर दूं तो वीएल वाली टर्म गायब हो जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो बस यस सर। बाकी सारी चीजें अपन ड्रॉ कर सकते हैं, वीएल का वेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे, वीसीएम वाला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आईएम वीआरएम वीएम ये सारे वेक्टर ड्रॉ करके फिर अपन एनालाइज कर सकते हैं सर्किट को। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टर को गायब कर दूं या सपोज मैं इंडक्टर को गायब कर दूं तो बाकी सारे सर्किट हर तरह से ये जनरल डिस्कशन है, कोई भी एक चीज को गायब करके मैं बाकी सारा डिस्कशन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसी भी एक एलिमेंट को गायब कर दूंगा तो ये जो फेजर डायग्राम अपन ने बनाए हैं ऊपर, ये जो अपन ने फेजर डायग्राम बनाए हैं, इस फेजर के अंदर जो भी एलिमेंट गायब करना है उसका फेजर गायब कर दो, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपन ड्रॉ करके फिर बना सकते हैं आसानी से। कर लो ये सारा, लिख लिया ये, यस सर। ठीक है। यस सर। है ना, तो अपन यहाँ से अब देखो पीक वैल्यू ऑफ करंट लिख सकते हैं अगर मुझे जेड पता लग जाए, इंडिविजुअल अगर मुझे उनके रिएक्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो ये सब चीजें लिख सकता हूँ, फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ, कितनी सारी चीजें पता मुझे। अगर आर एक्सी और एक्सएल, या फिर मुझे अगर बस करंट की फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो एक्सी निकाल सकते हैं, एक्सएल निकाल सकते हैं, वहां से फाई आ जाएगा, वहां से जेड आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। जेड आ गया तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा वीएम बाय जेड के बराबर। इस तरह से अपन सब कुछ कर सकते हैं। चलने दें आगे। यस सर। ठीक है, तो देखो एक चीज अपन यहाँ पे नोटिस करें, एक टेबल के अंदर फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इम्पीडेंस की वैल्यूज अपन अलग अलग लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास सिर्फ रजिस्टर होगा, मान लो सिर्फ रजिस्टर हो, ये अपन देखा। एक सिर्फ कैपेसिटर हो, एक सिर्फ कैपेसिटर हो, ये पॉसिबिलिटी है। फिर क्या हो, मेरे पास सिर्फ इंडक्टर हो,
ये पॉसिबिलिटी है। फिर मेरे पास आर और सी हो, ये पॉसिबिलिटी है। एक मेरे पास आर और एल हो, ये पॉसिबिलिटी। और एक अपन ने जो जनरल पढ़ी लिया आर एल सी, ऐसा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन लिखें इनका इम्पीडेंस कितना होगा इस केस में, तीनों का, सबका, तीनों का क्या बोल रहा हूँ मैं, सबका ही। यहाँ अपन ने लिखा एलिमेंट, एलिमेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस, एलिमेंट है या फिर कई दो तीन एलिमेंट्स हैं। फिर अपन इनका इम्पीडेंस लिखें। मेरे से पहले टेबल कंप्लीट कर दो। इम्पीडेंस एंड फेज एंगल, वोल्टेज के रिलेटिव कंपेयर करना है, ध्यान रखना। करंट अगर आगे है वोल्टेज से तो फेज एंगल पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। क्या क्या लिखूं बताओ मेरे को। पहले वाले के अंदर क्या वैल्यूज लिखता जाऊं। इंपीडेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, सिर्फ रेजिस्टर है, इंपीडेंस कितना होगा, √r²। √r²। आर बच गया ना, सिर्फ एक्सी जीरो हो गया, एक्सएल जीरो हो गया, तो सिर्फ आर बचा, √r² मैंने आर। ये मेरा इंपीडेंस आर के बराबर है। फेज एंगल कितना लिखूं, 0। ठीक है, अगर सिर्फ कैपेसिटर है इंपीडेंस कितना लिखूं, XC। एक्सी के बराबर, जिसको अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। इंपीडेंस जब लेते हैं, जब मतलब इक्विवेलेंट सब कुछ कंबाइंड बोलते हैं तो इंपीडेंस बोलते हैं। तो अगर सिर्फ एक्सी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हो, इंपीडेंस भी बोल सकते हो इसी को। फेज एंगल कितना हो जाएगा, फेज एंगल >0। ग्रेटर देन 0। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे, सिर्फ कैपेसिटर है, कितनी आएगी वैल्यू, प्लस π/2। 90, π/2 के बराबर आएगी, 90 के बराबर आएगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है तो पूरा का पूरा 90 का जाएगा एंगल। ठीक है, अगर इंडक्टर होगा तो यहाँ पे अपन एक्सेल लिखेंगे, करंट लैग करेगा 90 डिग्री से एग्जैक्ट, तो -π/2। ठीक है, अगर आर और सी है तो प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट है, इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी, इंपीडेंस की वैल्यू क्या लिखूं, √r² + XC²। √r² + XC का स्क्वायर। और यहाँ पे फेज एंगल कितना आएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 से 90 डिग्री के बीच में, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, ये वैल्यू आएगी फेज एंगल की। ऐसे आ जाएंगे, अगर मान लो मैं इसका फेजर भी बना के देखूं तो फेजर इस तरह का आ जाएगा। यहाँ करंट आ जाएगा, यहाँ पे मेरा रजिस्टर आ जाएगा, यहीं पे सपोज अगर करंट और वोल्टेज के लिए बनाया, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे बनाया VRM, ये वेक्टर बनाया, वोल्टेज का एंगल इसका आएगा ये XC VCM, ये VCM यहाँ आएगा, है ना। करंट यहाँ है, करंट यहाँ है IM, तो ये नेट वोल्टेज इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। सेम का सेम रेजिस्टेंस के लिए भी बना सकते हो, दिस विल बी माय नेट वोल्टेज VM। देखो करंट लीड कर रहा है इतने से, ये 5 से लीड कर रहा है, इनके लिए अपन रिएक्टेंस वगैरह लिख सकते हैं, √r² + XC²। ये नेट वोल्टेज आ गया। वोल्टेज अगर मेरे को FVRMS गिवन हो तो RMS की टर्म्स में भी सेम इक्वेशन लिख सकते हो। इसको अगर मैं मैक्सिमम हटा हटा के RMS कर दूं तो भी रिलेशन होल्ड करेंगे सारे। RMS में क्या होता है, सबको बस √2 से डिवाइड कर देते हैं तो RMS बन जाता है। तो RMS की भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से। ये समझ में आ रहा है कैसे बनाया डायग्राम, फेजर डायग्राम समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो बस ये प्रैक्टिस के लिए है, अपन ने बनाई। इसी तरह तुम इंडक्टर और रेजिस्टर की भी बना सकते हो, और बाकी तीनों को कंबाइंड तो अपन ने बना ही लिया है। तो ये अपन ने इसका लिख दिया। इंडक्टर के लिए लिखेंगे तो √r² + XL का XL स्क्वायर। स्क्वायर। फाई की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर -π/2 के बीच में। और यस सर। यहाँ पे देखें तो वैल्यू हो जाएगी √r² +
एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये जो वैल्यू है ये वेरी करेगी, इसको अपन बोल देंगे कि फाई ग्रेटर देन 0, 90 से तो छोटा ही आएगा ऑब्वियसली, -90 से लेके +90 के बीच में रहेगा। फाई ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब मेरा करंट लीड कर रहा है, और करंट लीड कब करेगा? जब एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, फाई इज लेस देन 0 इफ एक्स सी लेस देन एक्स एल। देखो क्लियर है? कोई भी डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है तो पॉसिबल एलिमेंट्स सर्किट में आरएलसी के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? इफ करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, व्हाट आर द पॉसिबल एलिमेंट्स इन द सर्किट? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरे पास एक सर्किट है, एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स सुना है कभी नाम? ब्लैक बॉक्स क्या होता है ना? ब्लैक बॉक्स मतलब ऐसा होता है अंदर को कुछ पता नहीं है अंदर क्या है। तो मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है, अंदर कुछ पता नहीं है क्या है ना, पर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां से मैंने मेजर करा कि जो करंट और वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एंड करंट अक्रॉस द एलिमेंट, उनके बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, एंड करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2। इफ द करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, मुझे बताना है उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आर एल और सी में से क्या क्या हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? क्या हो सकता है बताओ? कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा? सर कैपेसिटर। कैपेसिटर। कैपेसिटर होगा। अच्छा, कैपेसिटर। सिर्फ कैपेसिटर पॉसिबल है या सी और एल दोनों हो सकते हैं? सर सी सिर्फ और कैपेसिटर। एल दोनों नहीं हो सकते? ये सर हो सकते हैं। दोनों भी हो सकते हैं इफ एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, है ना? तो अपन ये लिख लेते हैं इसको भी, छोटी छोटी चीजें हैं, पजल टाइप का है। जैसे इफ आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2, देन possible elements in circuit are either C or C and L with XC greater than XL। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अच्छा, अगर लैग कर रहा है तो सिमिलरली लैग के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अपन लैग के लिए क्या लिख सकते हैं? अगर करंट लैग कर रहा है पाई बाय 2 से, तो पॉसिबल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सर एक तो एक्सेल और एक या तो सिर्फ एल होगा, या फिर एल और सी का कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्ससी। समझ में आया क्या बोला? यस सर। ठीक है, अगर करंट लैग कर रहा है एग्जैक्ट पाई बाय 2 से, तो इसका मतलब या तो प्योर इंडक्टर होगा या फिर एल और सी का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें कि इंडक्टर की जो एक्सएल की वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी एक्ससी से कंपैरिजन में। यस सर। ठीक है, अगर मेरे को बताओ, अगर फेज डिफरेंस 0 है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो पॉसिबल एलिमेंट्स क्या होंगे? सर रेजिस्टेंस। सिर्फ रेजिस्टेंस, या फिर और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर, सिर्फ रेजिस्टेंस। आएगी, कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी है। सर तीनों हो सकते हैं, पर एक्सी और एक्सएल इक्वल होंगे। तो ये है ना, तीनों पॉसिबल, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा या फिर आर एल और सी तीनों होंगे, जिसमें कि एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी। सही है? यस सर।
अच्छा, Yes, sir. मेरे को अब एक और चीज बताओ, इफ, देखो ध्यान से सुनो, अगर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, π/2 से नहीं है, π/2 से थोड़ा छोटा है ना, बट करंट इज लीडिंग, अगर करंट लीड कर रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है? इफ करंट इज लीडिंग, व्हाट आर द पॉसिबल एलिमेंट्स? क्या क्या आएंगे? सिर्फ कैपेसिटी। सिर्फ कैपेसिटेंस पॉसिबल है क्या? यस सर। Yes, sir. नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ कैपेसिटेंस होगा तो फाई कितना आएगा? π/2 के बराबर। π/2 आएगा ना, एग्जैक्ट। अगर सिर्फ कैपेसिटर ले लिया तो फाई की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ठीक है, सर्किट में करंट और सर्किट में करंट और एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज एग्जैक्ट π/2 का फेज डिफरेंस है, तो या तो प्योरली कैपेसिटिव होगा या प्योरली इंडक्टिव होगा, डिपेंड करेगा लीड है या लैग है। अगर करंट लीड कर रहा है बट एंगल π/2 से छोटा है ना, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल एलिमेंट्स है? प्योरली कैपेसिटिव नहीं हो सकता, प्योरली कैपेसिटिव में एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल आता है लीडिंग, करंट विल लीड बाय एग्जैक्ट π/2। ठीक है, बताओ क्या सर, पॉसिबिलिटी है? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। आर एंड सी पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? आर, सी सर एंड एल। हाँ बोलो। तीनों होंगे बट XC XL से बड़ा हो। एक्सी एक्सेल से बड़ा आएगा, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। अगर करंट लीड कर रहा है विद सम एनी अदर एंगल देन π/2, इफ करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एनी अदर एंगल देन π/2, then the possible elements will be either R or C, or a combination of R, L and C with XC greater than XL। ठीक है, ये चीज भी अपन लिख लेते हैं। एक अपन ने लिखा, इफ करंट, और सेम लैगिंग के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे ऊपर अपन ने लिखा, इफ आई लैग्स V by π/2 then possible elements in the circuit are either L or C and L with XL greater than XC। सेम जो अपन ने ऊपर स्टेटमेंट लिखा उसको अपन आई लैगिंग के लिए भी बोल सकते हैं, अपन लीडिंग के लिए लिख रहे हैं दोनों। इफ आई लीड्स V by any angle other than π/2, then possible elements are either RC or RLC with XC greater than XL। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, RCB और RLC। चलने दें। Yes, sir. ठीक है, और तीसरा अपन जानते ही हैं, तीसरा एक और अपन लिख लेते हैं, if I is in phase, if I is in phase with voltage, then possible elements are either R or RLC with XC is equal to XL। सही है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अपन लिखते हैं पावर। आरएलसी सर्किट के अंदर पावर, एसी सर्किट के अंदर आरएलसी का कॉम्बिनेशन है, इसमें पावर को देखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं अपन पावर। इसी कॉम्बिनेशंस के लिए अपन पावर देख रहे हैं। पावर अपन क्या लिखते हैं? वही लिखते हैं V इंटू आई के बराबर। इंस्टेंटेनियस पावर मुझे लिखनी है V इंटू आई, तो पावर इज रिटन एज V इंटू आई।
V इंटू आई के बराबर। अब मुझे यहाँ पे अगर लिखना होगा तो मैं इसकी वैल्यू लिखी, वोल्टेज को तो लिख दिया V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। करंट को क्या लिख दूंगा? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना ये है क्या करंट? साइन ओमेगा टी के बराबर है क्या? फेज में है क्या करंट? sin omega t plus 5. प्लस 5। साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। ये 5 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सी और एक्सएल के ऊपर। अगर एक्सी बड़ा आता है तो 5 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, करंट विल लीड। इफ एक्सएल बड़ा आएगा तो 5 विल बी नेगेटिव, करंट विल लैग। तो अपन ने ये लिख दिया। अब ये वैल्यू किसके बराबर आती है? ये वैल्यू अगर अपन देखें, सिर्फ फिर से इसको अपन उस फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला याद है क्या? कैसे लिख सकते हैं साइन ए साइन बी को? नहीं, ठीक है। ध्यान है किसी को? टू साइन ए साइन बी करके आता है फॉर्मूला, क्या होता है? So cos a plus b by 2 and cos minus cos a b minus a by 2. है ना, इस तरह का फॉर्मूला लिखते हैं, cos a प्लस बी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो यहीं पे अगर अपन साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाती है पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम बटा 2 अपॉन 2। मैंने लिखा 2 साइन ए साइन बी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको इस वाले को a माना और b माना, तो यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं मैं cos a माइनस बी बाई टू। इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, cos a माइनस बी बाई टू लिखे पहले, तो आ जाएगा दिस माइनस दिस cos भाई 2 नहीं आएगा, cos a प्लस बी आता है सिर्फ, नहीं cos a माइनस बी और cos a प्लस बी, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी आता है। तो ये तो अपॉन 2 आ गया, और ये आ जाएगा cos दिस प्लस दिस, cos ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी और माइनस cos ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अपन ने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है P बराबर वी एम आई एम बटा 2 cos 5 और माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। सही है क्या? देखो चलने सर से आगे। ये वी एम आई एम अपॉन अपॉन 2 कैसे आया सर? आइडेंटिटी लगाई है अपन ने, टू साइंस ये होती है cos a प्लस बी, cos a पर एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, cos a प्लस बी और cos a माइनस, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अगर इस तरह लिख दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos a cos b। ठीक है, और cos a माइनस बी और cos a माइनस बी, गड़बड़ तो नहीं कर रहा? प्लस लिखें तो, अगर प्लस लिख दूं तो ये आ जाएगा, और मैंने लिख दिया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b। this will come out to be 2 sin a sin b। यहां से लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो 2 sin a सर sin b था, sin a sin b की वैल्यू लिख दी मैंने cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बटा 2। आ गया? क्लियर हो गया? ये सर ठीक है, चलने दें आगे। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है ना, ध्यान दो, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर के अंदर अगर मैं एवरेज ले लूं तो मुझे एवरेज पावर मिलेगी, है ना, एवरेज पावर मिलेगी। एवरेज पावर के लिए मैंने क्या करा, इसका एवरेज ले लिया, पी एवरेज। नाउ एवरेज लूंगा तो ध्यान दो, एवरेज के लिए यहां पे देखो दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। कौन सी टर्म का एवरेज 0 हो जाएगा? कौन सी टर्म का एवरेज 0 हो जाएगा?
सेकंड वाली साइनोसॉइडली वेरिंग है ना, फर्स्ट वाली तो कांस्टेंट है, cos phi इज कांस्टेंट, उसका तो एवरेज जीरो नहीं हो सकता। सेकंड वाली टर्म साइनोसॉइडली वेरिंग है, एक टाइम पीरियड में देखूंगा तो एवरेज जीरो हो जाएगा। सही है? Yes, sir. कोई भी डाउट इसमें किसी को? यहां तक देखो, इसमें कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, तो अपन ने एवरेज लिया, वो जीरो के बराबर हो गया, तो पी एवरेज विल बी वीएम आई एम बाय 2 इंटू cos phi, which is equal to VRMS into IRMS into cos phi। देखो यहाँ पे हमें पार का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज दिस cos phi। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? मैक्सिमम पावर विल बी VRMS IRMS। ठीक है, मैक्सिमम पावर विल बी VRMS IRMS, और ये पावर डिपेंड करेगी cos phi के ऊपर भी। अभी cos phi क्या है? cos phi की वैल्यू कितनी आएगी? इंपीडेंस ट्रायंगल से देख के बताना मेरे को। इंपीडेंस ट्रायंगल से देखें cos phi कितना आएगा? R upon Z. R अपॉन Z के बराबर है ना। अगर यहां से देखें तो R अपॉन Z के बराबर आता है। तो देखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और मैं पार को ऐसे भी लिख सकता हूँ, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू VRMS IRMS को मैं लिख सकता हूँ VRMS बाय Z, तो दिस कम्स आउट टू बी VRMS स्क्वायर बाय Z into R into cos phi into cos phi, which is equal to VRMS square अपॉन, कुछ गड़बड़ करी क्या? ये बस इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा, into cos phi। This comes out to be VRMS square into R by Z। अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्म भी ध्यान रखोगे चलेगा, है ना। इसको इस फॉर्म में ध्यान रख सकते हो, VRMS स्क्वायर बाय Z into cos phi, या फिर VRMS into IRMS into cos phi, किसी भी एक टर्म में अपन ध्यान रख सकते हैं इसको। Since cos phi is equal to R by Z, अब यहाँ पे अपन लिखें this cos phi is called power factor। Power factor of circuit। हम देखो पावर फैक्टर के अंदर अगर मेरे Z की वैल्यू R से बहुत ज्यादा बड़ी है या छोटी है तो पावर फैक्टर बड़ा खराब आएगा, cos phi की वैल्यू छोटी आएगी। तो ऑल्दो VRMS IRMS कितने भी हो, अगर cos phi मेरा छोटा है तो मेरी एवरेज पावर बड़ी कम आएगी। उस केस के अंदर मेरा जो सर्किट है पावर वेस्ट करेगा, पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर पावर लॉसेस बड़े ज्यादा आएंगे, तो ऐसा केस मुझे नहीं चाहिए पड़ता, है ना। जैसे कि अगर मेरा बल्ब है या मेरी ट्यूबलाइट है या कोई भी अप्लायंस है, ये जो रेटिंग नहीं होती BEE रेटिंग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, क्या मतलब है इनका? 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का यही मतलब है। मेरा जो भी अप्लायंस लेके आता हूं मैं, माइक्रोवेव लेके आया, फ्रिज लेके आया, AC लेके आया, उनके अंदर एलिमेंट्स लगे होते हैं, है ना। तो उनके अंदर कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा। ठीक है, अब क्या होगा उस सर्किट के अंदर, अगर ये तीनों हैं, अगर मैंने कोई भी अपने मन से कैपेसिटर की वैल्यू ले ली, इंडक्टर की वैल्यू ले ली, तो उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि कभी ऐसा हो जाए कि मेरे Z जो है R के कंपैरिजन में बड़ा आ गया। ठीक है, Z R की कंपैरेटिवली बड़ा आ गया, तो उसके अंदर पावर लॉसेस बड़े ज्यादा होंगे। तो सर्किट डिजाइन करते टाइम इस चीज का खास ध्यान रखते हैं जब जब मेरा Z जो है R के बराबर ही आए ऑलमोस्ट। ठीक है, XC और XL ऑलमोस्ट अगर बराबर बराबर से होंगे, ध्यान दो, अगर XC और XL ऑलमोस्ट बराबर बराबर से होंगे तो XC और XL का सम डिफरेंस जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, है ना। Z के अंदर यही लिखते हैं, Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो अगर सर्किट में मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि XC और XL ऑलमोस्ट बराबर बराबर से आए, तो उसके अंदर वो सर्किट बहुत बढ़िया रहेगा। पावर जो उसके अंदर लॉसेस हैं वो बड़े कम आएंगे, पावर कंज्यूम अच्छे से होगी, ठीक है, पावर बढ़िया से कंज्यूम करेगा, और जितनी पावर दे रहा है एसी उतनी ही पावर वो कंज्यूम करेगा, लॉसेस कम आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो जिसके अंदर अप्लायंस में ध्यान रखेंगे उसको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, जिसके अंदर नहीं रखते, कम थोड़ा रहता है, तो 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, इसी तरह चलता है। तो दिस cos phi is called power factor of the circuit, which is equal to R by Z. क्लियर है? yes sir. सर हाँ बोलो। सर ये पावर एवरेज वाले फॉर्मूले में नीचे जेड पर आना चाहिए था। हाँ Z स्क्वायर आएगा, सही है, VRMS स्क्वायर इंटू R by Z स्क्वायर। चलने दे। अच्छा इसको, हाँ Z स्क्वायर आएगा ना, इसका एक और फॉर्म ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बड़ा सिंपल सा, उससे अपन एक और चीज कंक्लूड भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से क्या मिल रहा है मेरे को, दिस इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R। यहां से फिर कंक्लूड हो जाता है, इस फॉर्म में अगर मैंने लिखा, यहां से फिर कंक्लूड हो जाता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, पावर विल ओनली बी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर। उसकी वैल्यू होगी IRMS स्क्वायर इंटू R के बराबर। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए अपन इतने रखते हैं, इसको रिवाइज करना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल अपन करेंगे ना, RLC सर्किट के, पावर फैक्टर के, इन्हीं सारी चीजों के। ठीक है, ठीक है, यस ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। सर, ये Thank you, वाली sir. आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी शेयर कर दूंगा ना, ओके। थैंक यू।